Hello everyone, welcome back. Myself Divya Soni. I hope you all are fit and fine. Today I will start a business cycle in economics. What is the meaning of business cycle? What is the features of business cycle? क्या क्या phases है business cycles के and economy पे क्या इफेक्ट पड़ता है business cycle का, इन सब के बारे में इस डिटेल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए जानते हैं what is the meaning of business cycle. Business cycle in economics, business cycle इसको हम ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं और इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं. अब साइकिल मीन क्या होता है? बिजनेस मतलब कि जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, एंड साइकिल मीन्स जो साइकिल नहीं होती जो चलती रहती है. कभी हम वो पेंडल मारते हैं तो कभी ऊपर वाला फेज आता है, कभी नीचे वाला फेज आता है. तो साइकिल क्या है कि अगर आज सिचुएशन ऐसी है तो कल कुछ और सिचुएशन होगी, मतलब कि स्टेबल सिचुएशन नहीं है. ठीक है ना, बस सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ. बिजनेस साइकिल क्या है? द बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज इकोनॉमिक साइकिल और ट्रेड साइकिल. अगर पूछा जाए, अगर आपको कंफ्यूज कर दिया एग्जाम में कि व्हाट इज द ट्रेड साइकिल एंड व्हाट इज द इकोनॉमिक साइकिल, इसको बिजनेस साइकिल ही बोला जाता है. बिजनेस साइकिल मतलब वो है कि इकोनॉमिक्स में जो भी राइज एंड फॉल्स आते हैं, जो भी उतार एंड चढ़ाव आते हैं, कि कब इकोनॉमी अच्छी है, कब इकोनॉमी अच्छी नहीं है, इन सब सिचुएशंस को जब रिलाई करती है तो वो बिजनेस साइकिल कहा जाता है. इट इज़ द फ्लक्चुएशन, मतलब फ्लक्चुएशन होता है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और राइज एंड फॉल होता है, मोमेंट होता है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हम नहीं बोलते कि इस मतलब अभी जो है, अभी इकोनॉमिक्स में तेज़ी है, अभी इकोनॉमिक्स में मंदी है, अभी हमारी जीडीपी ग्रोथ अच्छी नहीं है, अभी हमारी जीडीपी ग्रोथ अच्छी है. तो ये सब सिचुएशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? ये सब हम इकोनॉमिक्स के बेसिस पे ही हम ये सब चीज़ें बोलते हैं. तो सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं है. कभी जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, मतलब जो विकास दर होती है जो कंट्री की, कभी अच्छी होती है, कभी कम नहीं होती, क्योंकि वो कहा जाता है कि जीडीपी इकोनॉमी पर ही रिलाई करता है. तो जीडीपी अच्छी होती है तो इकोनॉमी अच्छी होती है. तो इकोनॉमी कब अच्छी होती है? जब उस इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जब इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, जब इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होता है, तो वो क्या है, वो इकोनॉमिक्स अच्छी होती है. तो उसको बूम पीरियड कहा जाता है. आगे हम फेजेस में, बिजनेस साइकिल के फेजेस में पढ़ने वाले हैं. तो ये जो फ्लक्चुएशंस होता है कि बिजनेस अभी इकोनॉमी अच्छी है, और इकोनॉमी अच्छी कब नहीं होती? जब इकोनॉमी में प्रोडक्शंस कम होता है, प्राइसेस इतने नहीं मिल पाते हैं, डिमांड कम होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो अराइज हो जाती है. तो वो सिचुएशन वो अच्छी नहीं थी. तो हम लोगों ने दोनों फेजेज ही हम लोग मोस्टली देखते हैं. ऐसा तो है नहीं कि बस एक सिचुएशन पर ही रिलायंस होते हैं. तो दोनों सिचुएशन होती है इकोनॉमिक्स में, मतलब कि फ्लक्चुएशन होता है इकोनॉमी में, कभी राइज होता है, कभी फॉल होता है, मोमेंट ऑफ जीडीपी. इट इज़ लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने या 4 महीने में ही है तब आपको सिचुएशन दिखती है. आपको पूरे साल, 2 साल, कभी 5 साल, कभी 10 साल में ये जो सिचुएशन है, ये साइकिल जो है ये चलता रहता है. ये साइकिल ऐसा नहीं कि आपका हर 2 महीने, हर 5 महीने चेंज रहता है, नहीं. आपका साइकिल जो है 2 साल, 3 साल या 4 साल चलता रहता है. द बिजनेस साइकिल इज द नेचुरल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्शन एंड आउटपुट. मतलब नेचुरल एक्सपेंशन मतलब कि इसको फेजेस में आने वाला है ये पॉइंट. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या है वहाँ पर भी मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझ लो कि एक्सपेंशन क्या होता है. एक्सपेंशन मतलब कि सिचुएशन अच्छी है, इकोनॉमी में तेज़ी है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अच्छा जनरेशन हो रहा है, डिमांड जनरेट हो रहा है, मतलब प्रोड्यूसर को प्रॉफिट अच्छे से मिल रहा है, कंज्यूमर भी उसको सेटिस्फाई हो रही है, और कंपटीशन जो है वो मार्केट में बहुत अच्छा है. तो वो सिचुएशन क्या है? एक्सपेंशन की सिचुएशन होता है. दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन. कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि इकोनॉमी पूरी डाउन हो चुकी है, जीडीपी रेट है वो कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं मिल रहा है, प्राइसेस नहीं मिल रही हैं, डिमांड जो है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड नहीं हो रही है. तो ये सब चीज़ें क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है प्रोडक्शन का. इन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. एक पीरियड ऑफ टाइम में ये जब सिचुएशन होती है तो उस टाइम पीरियड में जो साइकिल, ये पूरा साइकिल होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का, तो वो बिजनेस साइकिल होता है. इट कैन बी सेड टू बी इकोनॉमी राइज एंड फॉल ऑफ ए फर्म इन द इकोनॉमी. ओके, I hope you will understand in easy language business cycle. One thing to understand that business cycle are a natural phenomena
दैट अकर्स ओवर टाइम। और ऐसा नहीं, ये नेचुरल है, ये इकोनॉमी मतलब कि हर कंट्री, चाहे कंट्री हो चाहे वर्ल्ड हो, ये एक नेचुरल फिनोमिना कि अगर बूम पीरियड आता है मतलब कि मार्केट में एक्सपेंशन होता है तो थोड़े टाइम बाद वो मार्केट हाई लेवल पे पहुंचता है, देन वो नीचे गिर जाता है। तो ये क्या है, नेचुरल फिनोमिना है। एवरी फर्म विल गो थ्रू द साइकिल्स। सभी फर्म्स है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इकोनॉमी में ये साइकिल चल रहा है तो सभी फर्म्स इससे इफेक्ट होंगे। नो फर्म कैन हैव ए कांस्टेंट ग्रोथ और डिक्लाइन ओवर इट्स लाइफ साइकिल। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक फर्म है या फिर एक इकोनॉमी है, उसको कॉन्स्टेंटली वो ग्रो कर रही है और उसको कभी लॉसेस होते ही नहीं है या फिर वो कभी डिक्लाइन होती भी नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई नई फर्म मार्केट में आती है तो वो स्टार्टिंग में तो क्या आती है, स्टार्टिंग में तो वो अच्छा कर रही है, अच्छा प्रोडक्शन कर रही है, उस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट की डिमांड भी हो रही है, उस प्रोडक्ट की उसको प्राइसेस भी मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट हमेशा चलता ही रहेगा। उसके कॉम्पिटिटर से एक टाइम बाद उसके कॉम्पिटिटर अराइज होंगे, लोगों की डिमांड है वो कम हो जाएगी, तो प्रोडक्ट मार्केट में कम चलना है तो वो क्या है कि उस फर्म डिक्लाइन में चली जाएगी। ठीक है ना, ये साइकिल होता है। The economic activity of a country include total output, income level, prices of products and services, एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ कंजप्शन। मतलब कि ये सब फ्लक्चुएशन किस वजह से होता है, क्या होता है, क्या एक्टिविटीज़ हम देखते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इससे इफेक्ट होती है, क्या क्या होती है इफेक्ट। टोटल आउटपुट कितना है, टोटल आउटपुट जो एक फर्म है वो प्रोड्यूस करती है उस आउटपुट को, जिससे उसको इनकम जनरेट होती है कि अगर एक्सपेंशन की कंडीशन है तो आउटपुट भी ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, इनकम लेवल है वो हाई रहेगा, प्राइजेस उसको ज़्यादा मिलेगी प्रोडक्ट की, गुड्स एंड सर्विसेज की। एम्प्लॉयमेंट है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रोडक्शन वास्ट लेवल पर करना पड़ेगा तो हम लोगों को मतलब एम्प्लॉय मतलब हम अपने कंपनीज में अपने फर्म्स में एम्प्लॉय ज़्यादा रहेंगे, जिससे कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अच्छा रहेगा। रेट ऑफ कंजप्शन, जो कंज्यूमर है उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि वो जो डिमांड करे उनको अच्छे से मिल रहा है, वो जो प्रोडक्ट है वो सही से मिल रहा है, तो रेट ऑफ कंजप्शन भी अच्छी। तो एक्सपेंशन की सिचुएशन में तो सब अच्छा होता है, लेकिन कॉन्ट्रेक्शन की सिचुएशन में सब डाउन होता जाता है, सब डिक्लाइन होता जाता है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंटर रिलेटेड। ये सभी एक्टिविटीज़ हैं जो इंटर रिलेटेड है, मतलब कि अगर आउटपुट, इनकम लेवल, प्राइस, जैसे कि मैंने बताया कि अगर फर्म नहीं आती है तो वो क्या करती है, स्टार्टिंग में प्रोडक्शन ज़्यादा करती है तो आउटपुट ज़्यादा हुआ, जिससे कि इनकम लेवल भी अच्छी जनरेट हुई, प्राइजेस भी प्रोड्यूसर को अच्छी मिली, गुड्स एंड सर्विसेज की, एम्प्लॉयमेंट अच्छा जनरेट हुआ, रेट ऑफ कंजप्शन मतलब कंज्यूमर की रेट भी अच्छी है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंटर रिलेटेड। इफ वन एक्टिविटीज चेंज द रेस्ट ऑफ देम ऑल्सो चेंज। अगर इन एक्टिविटीज़ में से एक भी एक्टिविटीज़ चेंज हो गई, सपोज करो कि हम अपना प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हैं, मतलब हमने अपना आउटपुट बहुत अच्छे किया, हमारा इनकम लेवल अच्छा चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कि उस जो हम प्रोडक्शन बना रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या उस प्राइजेस उतनी ही रखनी है आपको, चाहे आपका प्रोडक्ट कितनी भी क्वालिटी का हो, लेकिन आप उससे बड़ा प्राइस जो है बढ़ा नहीं सकते। तो प्राइस नहीं बढ़ा सकते तो हमें इनकम कैसे मिलेगी। तो वही है कि अगर एक भी फैक्टर मतलब एक भी जो एक्टिविटी है चेंज हो जाती है तो उससे सभी एक्टिविटीज़ हैं वो चेंज हो जाती है। अगर प्राइजेस कम मिलेगी तो हम एम्प्लॉयमेंट मतलब कि लोगों को भी कम रखेंगे, क्योंकि हम प्रोडक्शन कम करने लग जाएंगे। अगर प्राइजेस अच्छी मिलेगी तब हम अच्छा करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब फेजेस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फेजेस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर ये समझ लिया तो आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या क्या फेजेस होते हैं इकोनॉमिक्स में, बिजनेस साइकिल के क्या क्या फेजेस है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने जैसे पहले ही बताया कि बिजनेस साइकिल है वो जो साइकिल है ना 2 महीने या 5 महीने या 1 साल का नहीं हो, मतलब शॉर्ट टर्म से रिलेटेड नहीं होता। ये बिजनेस साइकिल ही लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है और होल इकोनॉमी मतलब पूरी कंट्री की इकोनॉमी या पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी है जिससे इससे इफेक्ट होती है, जो इसके सर्कुलेशंस में इफेक्ट होती है। हम लोग नहीं देखते कि अभी मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो सभी मतलब पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। ऐसे नहीं बोल सकते कि इन्फ्लेशन किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म पे इफेक्ट डाल रहा है या पर्टिकुलर किसी रीजन पे इफेक्ट डाल रहा है, नहीं, सभी रीजन पर इन्फ्लेशन इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है ना। तो बिजनेस साइकिल क्या होता है, बिजनेस इसमें हम लोग फेजेस देखेंगे। फेजेस कैसे, मैं एग्जांपल लेती हूँ कि जब हम एक गुब्बारा फुलाते हैं तो गुब्बारा में हम धीरे धीरे हवा भरते हैं, देन लास्ट में क्या होता है, गुब्बारा का वो लास्ट लेवल आता है कि उसमें पूरी हवा भर जाती है, वो पूरा बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। पर हम फिर क्या होता है कि गुब्बारे का भी कुछ लेवल होता है, मतलब उसका भी कुछ सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। देन थोड़ा सा उसको उसको फोड़ते हैं तो धीरे धीरे वो भी
मतलब उसमें से भी हवा निकल जाती है। तो वही ये इसी प्रकार हमारा बिजनेस साइकिल भी उसी प्रकार है कि बिजनेस साइकिल में स्टार्टिंग में तो एक्सपेंशन की सिचुएशन आती है, सभी चीज़ें अच्छी चलने लग जाती है, हमारा आउटपुट लेवल इंक्रीज होता है, इनकम इंक्रीज होती है, प्राइजेस अच्छा मिलता है, इनपुट अच्छा मिलता है, कंपटीशन बहुत मिलता है, और प्रॉफिट तो ऑब्वियस सी बात है कि सब कुछ चीज़ें हाई चल रही है फर्म की इकोनॉमी में, तो मतलब प्रॉफिट भी वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, तो वो एक्सपेंशन होता है। देन क्या होता है, एक लेवल होता है कि मतलब कि वहाँ पर ग्रोथ मैक्सिमम होती है। अगर उस मैक्सिमम लेवल से हम थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं तो हमें वो क्या बोलते हैं, वो नेगेटिव इफेक्ट डालने पड़ता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन आता है। तो इकोनॉमी में क्या फेज है, 4 फेजेस बताए गए हैं, एक्सपेंशन फेज, पीक फेज, कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्रॉप। तो वैसे कहा जाए तो 4 फेजेस है, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्रॉप। लेकिन देखा जाए इस बिजनेस साइकिल, ये जो डायग्राम है ये बिजनेस साइकिल का डायग्राम है। तो यहाँ पर जो है हम इसे देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्शन को भी हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, एक तो रिसेशन में, दूसरा डिप्रेशन में। ठीक है ना, तो ऐसे 6 फेजेस जो है वो अराइज हो जाते हैं। तो एक्सपेंशन की सिचुएशन कब होती है, जब मार्केट में सभी सिचुएशन मतलब सभी, जब हम कोई नई फर्म आती है तो मार्केट में सभी मतलब अच्छी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है, अच्छे से प्रोडक्ट की प्राइजेस जो है प्रोड्यूसर को अच्छी मिल रही है, इनकम अच्छे से जनरेट हो रही है, सभी आउटपुट्स है वो हम और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, कंपटीशन है वो मार्केट में बढ़ रहा है, ग्रोथ लेवल है वो भी बढ़ रही है, प्रॉफिट जो है राइज हो रहा है। ठीक है ना, फिर क्या होता है, फिर सेकंड फेज आता है पीक लेवल। ये जो पॉइंट होता है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट है ग्रोथ का, हाईएस्ट पॉइंट है प्रॉफिट का, एक इकोनॉमी का, कि यहाँ पर सारी मतलब सभी फैक्टर्स है इकोनॉमी में हाई लेवल पे होते हैं, सभी फैक्टर्स लास्ट स्टेज पे मतलब हाई लेवल पे होते हैं। यहाँ पर ग्रोथ सबसे हाई होती है, इससे ज़्यादा अगर हम ऊपर जाते हैं तो लॉस कंडीशंस में चल जाती है इकोनॉमी में डिफ्लेशन आने लगता है, यहाँ पर इन्फ्लेशन भी सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पर प्रॉफिट जो है सबसे मैक्सिमम मिलता है। देन सिचुएशन आती है, फिर क्या होता है, इससे थोड़ा सा जैसे मैंने बताया थोड़ा सा ऊपर जाते फिर वो सिचुएशन होती है कि यहाँ पर जो है रिसेशन होने लग जाता है, कि सभी सिचुएशन है कि मार्केट में जब हम लोग देखते हैं कि जब जियो की सिम आई, तो जियो की सिम आई तब मार्केट में वो जो जियो की सिम जो प्रोड्यूसर रिलायंस वाले को अच्छा सा उसको मिल रहा था, अच्छा उसको आउटपुट उसने अच्छा सा जनरेट किया, उसको अच्छी प्राइजेस मिल रही थी, उसका ग्रोथ लेवल भी हाई जा रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट में और दूसरे तीसरे कॉम्पिटिटर अराइज हुए तो उसका जो मार्केट शेयर है, मार्केट ग्रोथ है वो डाउन होने लगा, तो रिसेशन आने लगा। देन फिर और इतने राइज हो गए तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर डिप्रेशन की कंडीशन आने लग जाती है इकोनॉमी में। ठीक है ना, तो ये जो कंडीशन है ये कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है इकोनॉमिक, और फिर पीक में चली जाती है, फिर लेवल के बाद कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, फिर रिसेशन एंड डिप्रेशन की सिचुएशन आती है। देन ये जो लेवल है जहाँ पर लॉसेस मतलब सबसे ज़्यादा लॉसेस, इससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकते, मतलब इकोनॉमी पूरी तरह से नेगेटिव चली जाती है, तब ये ड्रॉप की सिचुएशन आती है कि इससे ज़्यादा अगर कंडीशन अराइज होगी तो उससे ज़्यादा लॉसेस नहीं हो सकती। यहाँ पर इकोनॉमी में मार्केट को सबसे ज़्यादा लॉस अराइज होती है, और फिर सिचुएशन वापस जो है रिकवरी की सिचुएशन आ जाती है। ड्रॉ के बाद एक और सिचुएशन आती है रिकवरी, कि अगर बीमारी हुई है फिर वापस फिर वो भी बीमारी भी क्या होती है, एक लेवल पे इंक्रीज होती है, फिर धीरे धीरे हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, धीरे धीरे वो कम होती है, फिर हम लोग रिकवर होने लग जाते हैं। हम लोग नहीं बोलते रिकवरी हो रही है, तो वहाँ पर जो है यहाँ इस लेवल पे रिकवरी वापस होने लग जाती है, यहाँ पर क्या है रिकवरी हो रही है। तो ये जो फेज़ है ये एक बिजनेस साइकिल का फेज़ है, ये एक बिजनेस साइकिल का फेज़ है। फिर दूसरा बिजनेस साइकिल जैसे वापस एक्सपेंशन होता है, फिर पीक पे जाती है इकोनॉमी, फिर वापस रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर ड्रॉ, फिर वापस रिकवरी, तो ये दूसरा बिजनेस साइकिल बन गया। तो ये जो बिजनेस साइकिल है ये 1 साल से तक नहीं, ये मतलब 1 साल या 2 साल या 5 साल या 10 साल तक ये सिचुएशन है, ये बिजनेस साइकिल बनता है। अब इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक्सपेंशन, जब हम लोगों ने यहाँ पर जो सिचुएशन देखी, ये एक्सपेंशन मतलब इकोनॉमी में एक्सपेंशन क्या होता है,
एक्सपेंशन इज द फर्स्ट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का सबसे पहला फेज होता है एक्सपेंशन। क्या होता है एक्सपेंशन? मैंने बताया कि सभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है सभी हाई लेवल पे होती है अपनी। इट ऑफन रेफर टू एज अ ग्रोथ फेज, मतलब यहाँ पर यह इकोनॉमिक ग्रोथ फेजेस में चल रही है, अपना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करने लग जाती है और इसको प्राइजेस ज़्यादा मिलते हैं, इनपुट भी। इन द एक्सपेंशन फेज देयर इज एन इंक्रीज इन वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स। सभी इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो इंक्रीज होते रहते हैं, सच एज प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कंपनी का आउटपुट बढ़ रहा है, इकोनॉमी में आउटपुट ज़्यादा जनरेट होता है। वेजेज है, लोगों को अच्छी प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रॉफिट, ऑब्वियस सी बात है कि अगर सभी चीज़ें प्रोडक्शन वगैरह अच्छा बढ़ रहा है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, प्राइजेस प्रॉफिट ज़्यादा हो रही है, सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स भी अच्छे जा रहे हैं एंड सेल्स हो रहा है। ड्यूरिंग दिस फेज द फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स ऑन इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट सर्विसेज इन द मार्केट। ये सब क्या है कि डिमांड इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होने लग जाती है। द एक्सपेंशन फेज कैरेक्टराइज्ड, मतलब कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा इसमें से करेक्टर है जो एक्सपेंशन फेज में गाना। इंक्रीज इन डिमांड, सबसे पहले इसमें क्या होता है, डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाती है। डिमांड अराइज होती है तो ग्रोथ इन इनकम, ऑब्वियस सी बात है, डिमांड होगी तो सप्लाई होगी तो इसके लिए हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करेंगे तो इनकम जो है, ग्रोथ है, अच्छी चलेगी। राइज इन कंपटीशन, अब जैसे ही प्रोडक्ट आया मार्केट में तो दूसरे कंपटीशन अराइज हो जाते हैं, तो प्रोडक्शन और भी ज़्यादा होने लग जाता है। राइज इन एडवर्टाइजिंग, हम लोग एडवर्टाइजिंग में फोकस करने लग जाते हैं कि हम बहुत से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करें जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है अच्छे, मतलब सभी लोगों को मिल सके। क्रिएशन ऑफ न्यू पॉलिसीज इसमें बनाते हैं, गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज़ हैं वो आती रहती है किसी भी इकोनॉमी में। डेवलपमेंट ऑफ ब्रांड लॉयल्टी, अब यहाँ पे क्या होता है, एक ब्रांड की लॉयल्टी, जैसे कि जियो की सिम है, जैसे ही उसको पता चला कि फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड करिए तो एक ब्रांड लॉयल्टी बन गई कि यह तो जियो की सिम है, हमें ये एक लॉयल्टी बन गई कि जैसे ही सिम ली हमें इंटरनेट फ्री में मिलने लगेगा। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे एक ब्रांड लॉयल्टी भी अराइज हो जाती है। फिर दूसरी सिचुएशन आई पीक की सिचुएशन कहाँ आती है, जहाँ पर ग्रोथ है सबसे मैक्सिमम होती है कि इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती। अब इकोनॉमी में इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता किसी भी फर्म को, किसी भी इंडस्ट्री को। पीक इज़ द नेक्स्ट फेज आफ्टर एक्सपेंशन। आफ्टर जब एक्सपेंशन सभी चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं तभी ग्रोथ की सिचुएशन सबसे हाईएस्ट लेवल पे आता है। It is the phase a business reaches at the highest level and the profit are stable। और यहाँ पर जो प्रॉफिट है यहाँ पर स्टेबल होता है, प्रॉफिट यहाँ पर हाईएस्ट लेवल पे सबसे ज़्यादा पहुँच जाता है प्रॉफिट, फिर यहाँ पर स्टेबल हो जाता है। मोर ओवर ऑर्गेनाइजेशन मेक्स प्लान्स फॉर फर्दर एक्सपेंशन, फिर क्या करता है, और ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स बनाता है और एक्सपेंशन के लिए। पीक फेज इज मार्क्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। क्या है पीक फेज का, हाई डिमांड एंड सप्लाई। ये जो फेज होता है ना, यहाँ पर जो फेज है, डिमांड है प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत हाई लेवल पे डिमांड होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, डिमांड ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई भी प्रोडक्ट की ज़्यादा करेगा। ग्रोथ इन इनकम भी हाई लेवल पे होती है। राइज हाई रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर, कंपनी को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है और मार्केट शेयर भी बहुत हाई लेवल पर होता है। फिर रिड्यूस एडवर्टाइज, यहाँ पर अगर कंपनी एडवर्टाइजिंग नहीं भी करे ना तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि उसका प्रोडक्ट है जो बहुत हाई रेवेन्यू उससे जनरेट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है, वो स्ट्रॉन्गली लोगों के माइंड में बैठ ही गई है कि जियो की सिम हमें बस लेनी है, भले उसके मार्केट में दूसरा नया कॉम्पिटिटर भले कोई आ भी जाए तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा ब्रांड मतलब दिमाग में बैठ गया है ये जो ब्रांड है ये अच्छी है, इसके अलावा हम कुछ नहीं परचेज करेंगे। In this peak phase, the economic factors such as production, profit, sales and employment are higher but do not increase further। पर इससे ज़्यादा हम इंक्रीज नहीं कर सकते। जैसे ही इंक्रीज किया वैसे ही सिचुएशन है वो रिवर्स में चली जाती। रिवर्स में कैसे, वापस डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पर जो पीक लेवल था, पीक में सभी चीज़ें हाई थी, हमारा रेवेन्यू सबसे हाई लेवल पे था, ग्रोथ हाई लेवल थी, लेकिन इससे थोड़ा सा ही बढ़ाते ही मतलब चीज़ें सप्लाई वगैरह और इंक्रीज करते ही यहाँ पर क्या हुआ, रिवर्स में चली गई सिचुएशन। यहाँ पर जो ग्रोथ है वो कम होने लगी। तो ये कौन सा आता है, कॉन्ट्रैक्शन फेज, जिसको हम रिसेशन या डिप्रेशन भी कहा जाता है। इन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर बीइंग ए पीक फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम
बीइंग टू डिक्लाइन, यहाँ पर डिक्लाइन की सिचुएशन आ जाती है, एंड एंटर्स इनटू फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का फेज में इकोनॉमी एंटर करने लग जाती है। दिस फेज इज ऑल्सो नॉन एज रिसेशन, जैसा कि मैंने डायग्राम समझाया था तब बता दिया था रिसेशन एंड डिप्रेशन के बारे में। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इन दिस फेज ड्यू टू वेरियस रीजन, और ये किस वजह से होता है, सच एज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ पॉलिसीज़ है वो लेके आ जाती हैं कि अगर मार्केट में कोई प्रोडक्शन ज़्यादा ही उसका चलन हो रहा है तो गवर्नमेंट अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी लेके आ जाती है। राइज इन लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन लेवल इतना बढ़ गया है कि जो सप्लाई हो रही है वो इतनी, मतलब कि जो डिमांड हो रही है वो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है किसी भी फर्म से। अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस है वो सही नहीं जा रही है। लेबर प्रॉब्लम हो रही है, लेबर मतलब कि एम्प्लॉयज़, मतलब कि एम्प्लॉय जो हमारे कंपनी में, जो हमारी फर्म्स में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो मिल नहीं रहे। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग टू एक्सपीरियंस ए लॉस ऑफ मार्केट शेयर, यहाँ पर मार्केट शेयर है वो लॉस करने लग जाता है ऑर्गेनाइजेशन। द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के क्या क्या इंपॉर्टेंट, रिड्यूस डिमांड, यहाँ पर जो डिमांड है कम होने लग जाती है। अब जाहिर सी बात है अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है और प्रोड्यूसर ने सप्लाई ज़्यादा कर दी तो वो सिचुएशन की क्या आ जाती है, वो सिचुएशन लॉसेस की कंडीशन में चली जाती है। वो फॉर्म जो है वो लॉस की कंडीशन में, लॉस इन सेल्स एंड रेवेन्यू। ऑब्वियसली बात है जब सेल्स ही नहीं होगी तो रेवेन्यू ही जनरेट नहीं होगा। रिड्यूस मार्केट शेयर, मार्केट शेयर भी कम होने लग जाता है। इंक्रीज है कंपटीशन भी यहाँ पर हाई होता है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन आती है। देन कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन के बाद कौन सी सिचुएशन आती है, ट्रो की सिचुएशन। कॉन्ट्रैक्शन के बाद सिचुएशन आती है ट्रो। ट्रो मतलब कि यह वापस हम लोग डायग्राम में चलते हैं कि यहाँ पर जो लॉस है सबसे ज़्यादा लॉस होता है इकोनॉमी में, सबसे ज़्यादा लॉस सिचुएशन का आती है ट्रो में आती है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। In trough phase, an organization suffer heavy losses and falls at the lowest point, मतलब ये हमारे बिजनेस साइकिल का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है और यहाँ पर इकोनॉमी को ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करता है बहुत ज़्यादा लॉसेस। यहाँ पर कंडीशन पूरी नेगेटिव कंडीशन रहती है। एक्सपेंशन की सिचुएशन में पीक लेवल का जो होता है सिचुएशन, वहाँ पर सभी एक्टिविटीज़, सभी इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी इकोनॉमिक फैक्टर्स नेगेटिव रहते हैं। एट दिस स्टेज बोथ प्रॉफिट एंड डिमांड रिड्यूस, अब डिमांड ही नहीं होगी तो प्रॉफिट भी जनरेट नहीं होगा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो लॉसेस इट्स कॉम्पिटिटिव पोजिशन, कंपटीशन भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं फेस करता है क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा बिक ही नहीं रहा तो कंपटीशन भी नहीं है। द मेन फीचर ऑफ द फेज आर लोएस्ट इनकम, इनकम सबसे कम मिल रही है प्रोड्यूसर को क्योंकि हमारा जो सेल्स है वो डाउन हो रही है। सेल्स क्यों डाउन हो रही है, क्योंकि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। लॉस ऑफ कस्टमर, कस्टमर्स हैं वो दूसरी तरफ चले गए हैं। कस्टमर हमारे मतलब डिमांड कुछ और कर रहे हैं लेकिन हम बना कुछ और है, तो कस्टमर क्या हो रहे हैं, हमारे लॉस हो रहे हैं। एडॉप्शन ऑफ मेजर्स ऑफ कॉस्ट कटिंग एंड रिडक्शन, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग एडप्ट करते हैं कॉस्ट कटिंग, हम लोग लागत अपनी कम करने लग जाते हैं। रिडक्शन उसमें कम करने लग जाते हैं कि हम अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कॉस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा हमें कम करनी चाहिए। हेवी फॉल इन मार्केट शेयर है बहुत ज़्यादा गिर जाता है। पहले तो मार्केट शेयर जब जियो आई थी, नया जियो आया था, तब मार्केट शेयर मतलब पूरा जो इंटरनेट का मार्केट शेयर है जियो ने रिकवर कर लिया था, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया, डिमांड कम हो गई, देन वो हैवी फॉल इन मार्केट शेयर है वो कम हो गया था। इन दिस फेज द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी बिकम नेगेटिव, सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो नेगेटिव में चले जाते हैं, तो ग्रोथ रेट ऑब्वियसली बात है नेगेटिव रहती है और नेगेटिव का भी हाईएस्ट पॉइंट है, इससे ज़्यादा अगर नेगेटिव नहीं हो सकती। इन एडिशन द ट्रो फेज देयर इज अ रैपिड डिक्लाइन इन नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, कंट्री की इकोनॉमी की जीडीपी रेट ही बहुत डाउन हो रही है, तो नेशनल इनकम भी डिक्लाइन है, एक्सपेंडिचर भी डिक्लाइन है। तो ये हम लोगों ने इकोनॉमी के बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस पढ़े, एक्सपेंशन फेज, पीक फेज, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रो फेज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चारों फेज। अब हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे कि बिजनेस साइकिल के क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर की बात करें तो ये आता है अकर पीरियडिकली,
मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस साइकिल कभी भी कुछ भी सिचुएशन जनरेट करने लग जाए, नहीं, ये पीरियडिकली, मतलब कि पहले एक बूम की सिचुएशन आती है, मतलब पीक की सिचुएशन, एक्सपेंशन आता है, फिर पीक होता है, फिर कॉन्ट्रेक्शन होता है, फिर नेगेटिव में चली जाती है, मतलब लो की सिचुएशन आ जाती है। तो ये पीरियड होता है, इसमें एक पीरियड जनरेट होता है, और वो पीरियड भी लॉन्ग टर्म पीरियड होता है, कोई 5 या 6 महीने का पीरियड नहीं होता है, साल 2 साल 5 साल, कभी 10 साल लग जाते हैं बिजनेस साइकिल का पीरियड सर्कुलेशन में। As we saw, these phases occur from time to time. However, they do not occur in the specific times. The time period will vary according to the industries and the economic condition. और ये कब किसके ऊपर वेरी करता है? इकोनॉमिक की कंडीशंस पे, इंडस्ट्रीज पे, मार्केट डिमांड पे, सप्लाई पे, ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। दिस ड्यूरेशन में वेरी फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 2 to 10 और 12 ईयर्स, मतलब कि कभी 2 साल लग जाते हैं, कभी 10 या कभी 12 साल भी लग जाते हैं बिजनेस साइकिल को बनने के लिए। देर आर सिंक्रोनिक, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस साइकिल किसी, मतलब कि एक फर्म या इंडस्ट्री पे ही लिमिटेड नहीं रहता है कि यहाँ पर अगर सिचुएशन, इन्फ्लेशन की सिचुएशन मार्केट में हो रही है तो किसी एक फर्म या इंडस्ट्री पर ही इफेक्ट नहीं डालती है, पूरी इकोनॉमी पे, पूरी मार्केट की फर्म्स पे, इकोनॉमी पे, कंट्री की इकोनॉमी पे इफेक्ट डालती है। दे ओरिजिनेट इन द फ्री इकोनॉमी एंड और इन आर परवेसिव इन नेचर। A disturbance in one industry quickly spread to all another industry are finally affect to the economy as well। मतलब कि अगर एक इकोनॉमी, मतलब एक फॉर्म, एक इंडस्ट्री में इफेक्ट होता है तो दूसरी इंडस्ट्री में भी वैसा ही इफेक्ट होता है, फिर तीसरे में होता है, फिर क्या होता है, फिर इकोनॉमी एज ए होल में जो सिचुएशन वैसी राइज होने लग जाती है। ऑल सेक्टर्स आर अफेक्टेड, जैसे कि सभी इंडस्ट्रीज अफेक्ट होती है वैसे ही ऑल सेक्टर्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, चाहे कैपिटल गुड्स है। मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विल फेस एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए बिजनेस साइकिल। सम इंडस्ट्रीज लाइक कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, consumer goods industries may be disproportionately affected. So the investment and the consumer of capital goods are durable. Consumer goods face the maximum brunt in the cyclic फ्लक्चुएशन, मतलब कि इसमें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के इफेक्ट होने के साथ साथ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री भी इफेक्ट डालती है। हम लोग नहीं देखते कि इंडस्ट्रीज में इन्फ्लेशन की सिचुएशन अच्छी हो रही है तो कंज्यूमर गुड्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। अफेक्ट ऑल डिपार्टमेंट, इकोनॉमी के सारे ट्रेड साइकिल आर नॉट ओनली लिमिटेड टू द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज तक ही लिमिट नहीं रहता, इट हैज़ इफेक्ट ऑन ऑल द वेरिएबल एजेस सच एज एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइस लेवल, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज etc। मतलब कि ये सिर्फ आउटपुट, जैसे कि हम लोग नहीं देखते कि हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा, हमारे एक्सपेंशन की सिचुएशन है तो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है तो हमें आउटपुट ज़्यादा जनरेट करें, लेकिन आउटपुट जनरेट होने के साथ साथ क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी तो मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट भी तो उस वहाँ पर उस टाइम अच्छी चल रही है, प्राइस भी तो अच्छा मिल रहा है, एंड इन्वेस्टमेंट, अगर मतलब कि मार्केट में पैसा ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है या फिर लोगों की इनकम ज़्यादा हो रही है तो इन्वेस्टमेंट भी उस टाइम हम लोग ज़्यादा करेंगे। तो ये सिर्फ एक आउटपुट इफेक्ट नहीं पड़ता, एक डिपार्टमेंट इफेक्ट नहीं पड़ता, सभी चीज़ें एक्टिविटीज़ फैक्टर्स है जो अफेक्ट डालते हैं। इंटरनेशनल इन करेक्टर, मतलब कि जब बिजनेस साइकिल की कंडीशन आती है, जब फेजेस चेंज होती है तो सिर्फ एक इकोनॉमी, एक ही कंट्री की इकोनॉमी उससे अफेक्ट नहीं होती, उससे इफेक्ट हमारी दूसरी कंट्री भी इफेक्ट होती है। हम लोग नहीं देखते, अगर हम लोग देखते हैं यूएस में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं तो उसका अफेक्ट इंडिया में पड़ता है। जैसे कि एक 1929 में एक मैंने एग्जांपल भी दिया था, ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में यूएसए में, जिसका इफेक्ट पूरी इकोनॉमी में, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में पड़ा था, उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। तो ट्रेड साइकिल क्या होता है कि अगर ट्रेड साइकिल चल रहा है मार्केट में तो किसी पर्टिकुलर एक इकोनॉमी पर ही इफेक्ट नहीं डालता है। ट्रेड साइकिल आर कॉन्टेंजियस, दे डू नॉट लिमिट देमसेल्व्स, they one country or one economy. Once they start one country they will spread to other countries, and economics via trade relation, international trade practice। okay, अब इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है बिजनेस साइकिल का। ए वोलेटाइल बिजनेस साइकिल इज कंसिडर्ड बैड फॉर द इकोनॉमी, मतलब कि अगर बिजनेस साइकिल चेंज होता रहता है तो कभी कभी इकोनॉमी पे बैड इफेक्ट भी डालता है। ए पीरियड ऑफ इकोनॉमी बूम, रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी इनवेरिएबली लीड्स टू इन्फ्लेशन, मतलब कि अब जब क्या करते हैं
कि जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो रही है, प्रोड्यूसर जो है सप्लाई ज़्यादा कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या आते हैं, वो बूम की सिचुएशन होती है। लोगों के पास पैसा ज़्यादा जनरेट होता है, परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाता है। परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाता है तो वो सिचुएशन क्या आती है, वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई होती है। अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, जो चाहे वो अपनी प्राइस रखेगा और इन्फ्लेशन की कंडीशन अराइज हो जाती है। तो इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, विद द वेरियस इकोनॉमिक कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी कॉस्ट जो है प्रोड्यूसर हाई रख रहा है। दिस इन्फ्लेशनरी ग्रोथ टेंड्स टू अनसस्टेनेबल एंड लीड्स टू द बस्ट। और उसके बाद जब इन्फ्लेशनरी कंडीशन ज़्यादा होने लग जाती है तो वो रिसेशन की सिचुएशन आने लग जाती है। तो ये इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट। The biggest problem of the business cycle is the recession represent a large wastage of resources। अब फिर बूम पे तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इन्फ्लेशन की वजह से रिसेशन हो रहा है। अब रिसेशन में क्या हो रहा है कि वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज का, लार्ज वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज का। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं हो रही, और डिमांड नहीं हो रही है तो प्रोड्यूसर को प्राइजेस भी नहीं मिल रहा है और सेल्स भी नहीं हो रहा है। सेल्स नहीं हो रहा है तो माल जो है वो गोडाउन में ही पड़ा है, तो वेस्टेज हो रहा है, मतलब कि माल बिक नहीं रहा है, तो माल का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, पूरी तरह से हम लोग यूटिलाइज ही नहीं कर पाते उस टाइम। The prolonged period is unemployment can also lead to a loss of labor productivities as worker get discouraged and leave to the labor force together। तो उस टाइम क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है वो हाई लेवल पे चली जाती है। लेबर को, मतलब कि लोगों को वो प्राइजेस, मतलब लोगों के पास कुछ काम नहीं होता है करने का उस टाइम पे, बिजनेस साइकिल में जब ट्रो की सिचुएशन आती है। आई होप आपको बिजनेस साइकिल जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने पढ़ा है बिजनेस साइकिल क्या होता है, बिजनेस साइकिल के क्या फेजेस हैं, क्या फीचर्स है बिजनेस साइकिल के, और इकोनॉमी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू।